तो आज हम लोग देखने चल रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला सेक्शन जो है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि केमिस्ट्री कहते किसे हैं। ये जो है व्हाट इज केमिस्ट्री, बताओ, एक एक करके बताओगे केमिस्ट्री किसे कहेंगे। अपने में बात नहीं करना, केमिस्ट्री किसे कहेंगे जो भी समझ में आ रहा है। 9th में पढ़े केमिस्ट्री, 10th में पढ़े केमिस्ट्री। एक्चुअली आपके हिसाब से केमिस्ट्री क्या होना चाहिए। जैसे उस दिन फिजिक्स पूछे थे तो हिमांशु बोला और कोई जो भी बोला हो, स्टडी ऑफ नेचर, केमिकल कंपाउंड का स्टडी केमिस्ट्री है। और आप केमिस्ट्री किसे कहोगे? स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से पहले एटम आता है, तो क्या स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्टडी ऑफ एटम्स आपके हिसाब से हिमांशु? केमिकल एंड इट्स सब्सटेंसेस। केमिकल मतलब क्या? व्हाट इज केमिकल? एसिड। वी ऑल आर नॉट केमिकल। मतलब हम में कोई केमिस्ट्री नहीं है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, इस सीमेंट में कोई केमिस्ट्री नहीं है जिससे बिल्डिंग बना है। जो भी मटेरियल वर्ल्ड दिख रहा है, इस मटेरियल वर्ल्ड का स्टडी ही क्या है? केमिस्ट्री। दैट मीन्स स्टडी ऑफ मैटर। सिंपल। पदार्थ के बारे में जानना, उनके गुणों को जानना, वो कैसे बने हैं इसको जानना, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग कंडीशंस पर वो मैटर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कब सॉलिड स्टेट में रह रहा है, कब गैसियस हो जा रहा है, कब लिक्विड हो जा रहा है ना। मतलब कंप्लीट मैटर का जो टोटल नॉलेज है वो किसके अंदर हम लोग लेते हैं? केमिस्ट्री के अंदर लेते हैं। अगर कहा जाए तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल से वो बना है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बाद आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इस सब के जड़ में अगर आप एंट्री मारिएगा तो सब के जड़ में क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सिंगल लाइन में अगर कहेंगे तो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। और ब्रॉड तरीके से अगर कहेंगे तो केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, structure of matter, construction of matter, constituent particles of matter, properties of matter. In properties, two kinds of properties, physical property and chemical property. Mass of matter, melting point of matter, boiling point of matter, freezing point of matter, everything about matter comes under chemistry. जो भी वो किसके अंदर आएगा? केमिस्ट्री के अंदर आएगा। ठीक है, तो कुछ बातें पहले लिख लीजिए केमिस्ट्री के लिए। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज या केमिस्ट्री जो हेडिंग दिए हैं उसी के नीचे लिख लीजिए। केमिस्ट्री चैप्टर है तो अरे चैप्टर कह रहे सब्जेक्ट है, सॉरी। तो इस सब्जेक्ट के लिए केमिस्ट्री लिखे होंगे ना, या अगर नहीं लिखे तो केमिस्ट्री एक हेडिंग दे करके और नीचे लिखिएगा। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मटेरियल। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मटेरियल that make up the universe, and the changes कर देंगे, and the changes which these materials undergo, इसका मतलब सबको समझ में आया? केमिस्ट्री किसके बारे में स्टडी है? मटेरियल्स के बारे में, जिससे पूरा का पूरा क्या बना है? यूनिवर्स बना है। और इन मटेरियल्स के चेंजेस, इन सब का स्टडी किसके अंदर करेंगे? केमिस्ट्री के अंदर। सेकेंड पॉइंट, केमिस्ट्री is the science of atoms and molecules. Chemistry is the science of atoms and molecules.
केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री किसका साइंस है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस है। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं? क्या हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं? नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप जिसका मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा हो, उसके बदौलत मानवों ने, इंसानों ने एटम को देखा है, मॉलिक्यूल को देखा है। भले हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, जो भी रिसर्चर हैं या जहाँ ऐसी व्यवस्था है उन्होंने एटम्स को देखा है, मॉलिक्यूल्स को देखा है। तो ये नहीं कह सकते कि हम देख नहीं सकते। हाँ, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं सर बंद आंखों से देख सकते हैं क्या? ठीक है, खुली आंखों से देख सकते। देखना मतलब आंख तो खुला ही रखना होगा, लेकिन केवल आंख से हम नहीं देख सकते। उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, जिसका मैग्नीफाइंग पावर बहुत हाई होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो लाखों गुना किसी का साइज क्या करके बड़ा करके हमको दिखाए, तब जाकर के हम एटम को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्या एटम को तौल सकते हैं? नहीं। इसको तौल सकते हैं? इसको तौल सकते हैं? तौल सकते हैं। ये किससे बना है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसके कुछ हैं। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या नाम दिए थे क्लास 9th में? एटम। ये इतना तो सबको नॉलेज है कि किससे बना है? एटम से बना है। तो अगर इसे तौल सकते हैं तो एटम को भी तौल सकते हैं। अब देखेंगे, तौलने भी सीखेंगे, इसका भी जवाब इस सब्जेक्ट में देखेंगे। प्रॉपर्टीज बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ये सॉलिड स्टेट में है। इसका कल भी पढ़ा रहे थे हम, तो जिस शेप का था वैसा ही आज भी वैसा ही शेप का है। इसका समय के साथ शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जितना जगह कल ले रहा था आज भी उतना ही जगह ले रहा है। वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। जितना वेट इसका कल था आज भी इसका वेट उतना ही है। मतलब इसके अंदर से कोई निकल के बाहर नहीं जा रहा है, या बाहर से कोई मॉलिक्यूल्स या आइटम्स इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। इसका मास भी नहीं बदल रहा है, इसका वॉल्यूम भी नहीं बदल रहा है, इसका शेप भी नहीं बदल रहा है। तो बता सकते हैं कि सॉलिड है। तो कैरेक्टरिस्टिक की भी बात कर सकते हैं। लिक्विड के बारे में बता सकते हैं कि हम ग्लास में डाले तो ग्लास का शेप ले लिया, लोटा में डाले लोटे के शेप का हो गया, थाली में डाले हैं थाली के शेप का हो गया है। जो भी कंटेनर होगा, जिस कंटेनर में हम लिक्विड को रखेंगे, उस कंटेनर का शेप लिक्विड ले लेता है। गैस के बारे में देखेंगे कि गैस को अगर एक बॉटल मेरे पास गैस है, उसका ढक्कन खोल दें तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। उस दरवाजे को खोल दें तो बाहर भी फैल जाएगा। माने जितना गैस को जगह देते जाएंगे वो उस जगह को घेरता ही चला जाएगा। गैस के लिए कोई भी जगह अधिक नहीं है। जितना फ्री छोड़ दोगे उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स उतने फ्री हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसका एटम है, तो कौन किसका एटम है? हर एक एटम सेम थोड़ी है। कार्बन का बना हुआ है कि हाइड्रोजन का बना हुआ है कि सिलिकॉन का बना है, जर्मेनियम का बना है, या लोहे का बना हुआ है, या कॉपर का बना हुआ है। कॉपर के एटम का कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा, लोहे के एटम का कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा, सिल्वर के एटम का कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा। तब इसकी कैरेक्टरिस्टिक का भी नॉलेज किसके अंदर ले सकते हैं? केमिस्ट्री के अंदर ले सकते हैं। ठीक है। कैन वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। अभी फिजिक्स में देख रहे हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल। तो सभी चीज़ों को, जो इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें किस में पढ़ेंगे हम लोग? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री, अच्छा साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? एक सिस्टमेटिक नॉलेज कह सकते हो अबाउट यूनिवर्स। सिस्टमेटिक नॉलेज, उसी को क्या बोलते हैं? साइंस। देखो यूनिवर्स जो है ना, ये यूनिवर्स है, एक ऐसी किताब है जिसको किसी ने पढ़ी नहीं है। एक ऐसी किताब है जिसको किसी ने पढ़ी नहीं है, और पर डे जो हम रिसर्च कर रहे हैं तो इस यूनिवर्स जैसे किताब को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज जहां तक भी साइंस पहुंचा है, जहां तक भी हम पहुंचे हैं, वहां तक साइंस को जान पाए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आगे क्या है इतना ही पर खत्म हो जाएगा, नहीं, ये निरंतर चलता रहेगा। और साइंस ये भी दिमाग में रखना कि ना कभी गलत था, ना साइंस आज गलत है, और ना साइंस कल गलत होगा। पहले के हिसाब से जो भी वो कहे होंगे, उनके हिसाब से, वो सिचुएशन के हिसाब से, उन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो सही था। हो सकता है कि वो बातें आज के समय में गलत प्रूफ हों, लेकिन उस समय गलत नहीं था। आज की बातें सही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी सही रहें, लेकिन आज के लिए यही सही है, और इसी से हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसी से हम मोबाइल फोन्स बना रहे हैं, इसी से हम बल्ब बना रहे हैं, इसी से फैन बना रहे हैं, इसी से डिजिटल बोर्ड बना रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी दिख रहा है आपको,
वो आज तक के साइंस के नॉलेज का परिणाम है। इसका मतलब ये नहीं कि आज तक जितनी भी चीजें खोजी गई वो एकदम सही ही हो सकता है कि कुछ चीजें 10 साल 15 साल बाद गलत साबित हों, तो तब जो साइंस होगा वो उस समय के लिए सही होगा। आज वाला तब के लिए गलत होगा, आज वाला आज के लिए गलत नहीं है। साइंस वॉज नेवर रॉन्ग या इनकरेक्ट, इन प्रेजेंट इट इज नॉट इनकरेक्ट एंड इन फ्यूचर इट विल नॉट इनकरेक्ट और रॉन्ग, कभी नहीं। पढ़े होंगे आप, मॉडल पढ़े होंगे 9th क्लास में अगर, तो जे थॉमसन का मॉडल है ना, आगे चल के गलत साबित हो गया। लेकिन जब थॉमसन के समय में वही मॉडल क्या था, सही था, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। अगर उनका मॉडल गलत होता तो उस समय उनको नोबेल प्राइज मिलता। बाद में गलत साबित हुआ कुछ समय बाद, तो क्या उनसे नोबेल प्राइज वापस ले लेना चाहिए था? नहीं। तो जो भी कमियां रह गई होंगी थॉमसन के मॉडल में, आगे जिसने भी एटम के बारे में बताया, उनका रिसर्च का बेसिस कहीं ना कहीं थॉमसन का मॉडल रहा है। अगर थॉमसन वो बात नहीं कहते तो हो सकता था कि कोई उसके बाद सोचने को तैयार नहीं होता, और बाद जो थॉमसन 10 साल पहले काम किए, हो सकता है कोई 10 साल बाद वो काम करता। क्लियर है? अगर थॉमसन कुछ कहे तो उनके स्टेटमेंट को सही साबित करने का या गलत साबित करने का किसी ने कोशिश किया। अगर वो ना कहे होते तो दूसरे कोई कोशिश नहीं किए होते, तो एक नया मॉडल हमारे पास नहीं होता। तो उस समय गलत नहीं था, आज गलत नहीं है साइंस, और कल भी गलत नहीं होगा। साइंस को सिस्टमेटिक नॉलेज हम लोग कहते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जियोलॉजी में, जूलॉजी में, अलग अलग पार्ट्स में साइंस को हम डिवाइड किए हैं। साइंस में जो केमिस्ट्री है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है। अच्छा, बिना मैटर का इस यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं। हम लोग खुद एक मैटर हैं, सांस ले रहे हैं, रेस्पायरेशन हमारे अंदर चल रहा है, गैस इनटेक कर रहे हैं और गैस ही बाहर निकाल रहे हैं। गैस मैटर है कि नहीं है? बिना मैटर तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो सोचने की तो बात ही खत्म कर दीजिए। बिना मटेरियल का कुछ भी हो नहीं सकता है। हमें बहुत बढ़िया बाइक बनाना आता है, बाइक बनाने का नॉलेज हमारे पास बहुत अच्छा है, लेकिन उस बाइक को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, उस मटेरियल का नॉलेज अगर हमारे पास नहीं है, और कहीं इंजन प्लास्टिक का बना दिया और एक बार किक मारा, इंजन स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर बढ़ा और प्लास्टिक पिघल के सब वहीं पे फैल गया, फ्लो कर गया, तो हमारा सारा मेहनत बेकार है। तो केवल इंजीनियरिंग और केवल फिजिक्स का नॉलेज टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ा सकता है। अगर केमिस्ट्री का नॉलेज हमारे पास नहीं है तो ये टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। केवल बायोलॉजी पढ़ के हम मेडिकल साइंस में बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। जब तक केमिस्ट्री का नहीं पता है, ड्रग्स के बारे में नहीं पता है, दवाइयों के बारे में नहीं पता है ना, कैंसर जैसे भयानक बीमारियां आज के सोसाइटी में है, समाज में है, तो दवाइयों का नॉलेज नहीं है, उनके केमिकल बिहेवियर्स का नॉलेज नहीं है, तो बायोलॉजी किस काम का है? मेडिकल साइंस किसी काम का नहीं। अगर हमें मटेरियल का नॉलेज नहीं है, सिलिकॉन जर्मेनियम का नॉलेज नहीं है, ये जो कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हो जिसमें स्टोर हो रहा है, हमने कुछ भी लिखा, नेक्स्ट पेज करेंगे ये स्टोर हो जाएगा, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के चिप्स पर स्टोर हो रहे हैं। आप मोबाइल फोन में एक फोटो क्लिक कर रहे हैं, वो आपके फोन में स्टोर हो रहा है डाटा के रूप में। वो कहाँ स्टोर हो रहा है? सिलिकॉन और जर्मेनियम के चिप्स बने हुए हैं, उन चिप्स में स्टोर हो रहा है 0 और 1 के फॉर्म में, और दिख रहा है आपको पिक्चर के फॉर्म में। वो मोबाइल पिक्चर के फॉर्म में नहीं समझ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 लॉजिक पर सारा काम है। तो सोचिए वहां तक हम लोग पहुंच के काम कर रहे हैं, तो बिना केमिस्ट्री का कंप्यूटर साइंस भी खत्म है। इस इन्वायरमेंट की बात कर लीजिए, कब बारिश होगी, क्या होगा, मौसम विभाग जितना है, इन सब का भी रिश्ता किसके साथ है? केमिस्ट्री के साथ है। आप अपने दैनिक जीवन को उठा लीजिए, डेली लाइफ को उठा लीजिए, सुबह उठ करके टूथपेस्ट से स्टार्ट करते हैं, रात में सोने तक जो कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, वहां तक क्या है? केमिस्ट्री है। आप जो कपड़े पहन के बैठे हैं, ये भी किसके बदौलत है? केमिस्ट्री की वजह। लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, किसकी वजह से है? केमिस्ट्री की वजह से, मैटर की वजह से। क्लियर? तो बिना मैटर का, हर जगह मटेरियल के बारे में ही चर्चा हो रही है, बिना मैटर का हम कुछ भी नहीं है। तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस के सभी ब्रांचेस को आपस में क्या करके रखा है? बांध के रखा है। फिजिक्स को बांध के रखा है, कनेक्ट करके रखा है, बायोलॉजी को कनेक्ट करके रखा है, जियोलॉजी को कनेक्ट करके रखा है, मौसम विज्ञान को कनेक्ट करके रखा है, कंप्यूटर साइंस को कनेक्ट करके रखा है। विदाउट केमिस्ट्री वी आर नथिंग। बिना केमिस्ट्री का हम कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, chemistry is the branch of science which deals with study of composition, which deals with study of composition, comma, properties and
and structure of matter and structure of matter structure of matter and the changes which the matter and the changes which the matter undergo under different conditions and the laws which govern these changes and the laws which govern these changes क्लियर है? केमिस्ट्री किसके बारे में है? कंपोजिशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, और क्या बताया इसमें? प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, और दूसरा अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, कंडीशंस में इनके अंदर चेंज और उस चेंज के नियम, इन सब का स्टडी क्या है? केमिस्ट्री है। क्लियर? चलो ऐसे लिख लो, बीच में लिखना केमिस्ट्री, पहले देख लो, ये हमारा केमिस्ट्री है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंस क्या बताएं? कंप्यूटर साइंस कहें क्या? आज के समय में ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर, सिलिकॉन चिप्स, कंप्यूटर, खाने वाला चिप्स नहीं, आगे चल के समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। सिलिकॉन की चिप्स हैं, मेमोरी कार्ड जिसको आप कहते हो, चिप है, ठीक है। तो सिलिकॉन का चिप हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं डाटा वगैरह स्टोर करने के लिए। ये हो गया। दूसरा, एग्रीकल्चर के अंदर बताओ यूज है कि नहीं? हाँ, एग्रीकल्चर क्या क्या इसके अंदर आ जाएगा? इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, स्पेलिंग चेक कर लेना क्या होता है। फर्टिलाइजर्स बोल सकते हैं, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फंगीसाइड्स, ठीक है। ये सब किसके अंदर यूज करेंगे? एग्रीकल्चर में। अगर इनका नॉलेज है तो क्या हमारा एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? बढ़ सकता है। तो फर्टिलाइजर हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, फंगीसाइड्स हो गया। फूड प्रिजर्वेटिव, इनका इंपॉर्टेंस है कि नहीं? वहां फूड में किस फॉर्म में? प्रिजर्वेटिव्स। क्लियर? अचार वगैरह लगाते हैं, विनेगर में डाल के रख देते हैं, विनेगर लंबे समय के लिए खराब नहीं होता है। नाइट्रोजन गैस चिप्स वगैरह में भर दिए जा रहे हैं, लंबे समय तक दुकान में लटका हुआ है, खराब नहीं हो रहा है। सॉल्ट लगा के रख दे रहे हैं, या लोग घर में गुड़ में कुछ पाग के रख दे रहे हैं, रख रहे हैं ना, ठीक है। तो लंबे समय तक कुछ कुछ भोजन बना करके रख देते, जल्दी खराब नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या यूज है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फ्यूल हो गया, पेट्रोल, आज इसी के लिए लड़ाई हो रहा है, डीजल, केरोसिन, ठीक है। यहां केमिस्ट्री है कि नहीं है? है। वॉरफेयर, अभी लड़ाई चल रहा है ना, क्या वहां है? किसके रूप में? बॉम्ब के रूप में, एक्सप्लोसिव्स वगैरह जो हो गए। एवरीडे लाइफ इसके अंदर है कि नहीं? किस रूप में? सोप, डिटर्जेंट पढ़े हो, टूथपेस्ट, ठीक है। और क्या लग रहा है तुम्हारे हिसाब से? शेल्टर, घर बिल्डिंग बनाने में, सीमेंट,
रॉड्स, ये सब आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं। उसके बाद हेल्थ में ड्रग्स। तो ये डिफरेंट एरियाज हैं किसके? केमिस्ट्री के। आज के समय में चैलेंजेस क्या हैं केमिस्ट्री के पास? ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा चैलेंज। इतना ज़्यादा हम लोग गैसेस रिलीज कर रहे हैं गाड़ी चला करके या जो कुछ भी करके, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण हर जगह गर्मी फैल रही है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया। CFC गैस, AC चला रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जा रहे हैं ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं? डिप्लेट कर रहे हैं, नुकसानदेह है। तो ये सब कुछ क्लाइमेट में जो चेंजेज आ रहे हैं, ये आज के साइंटिस्ट के लिए या आज के समय में आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के लिए चैलेंज है। या कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स, जैसे कोविड आया, तो कोविड के समय में वैक्सीन लगा, वो वैक्सीन हमारे पास पहले से नहीं था, उस पर रिसर्च चला, उसके बाद आया। तो आते रहेंगी, समय समय पर केमिस्ट्री के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं और केमिस्ट्री ने समय समय पर बहुत सारे चैलेंजेस फेस भी किए हैं। भारत को बनाना था जहाज, पानी में तेज चलने वाला, हमें टेक्निक आता था, मटेरियल का नॉलेज नहीं था। समुद्र का पानी क्या है? सलाइन वाटर है, खारा पानी है। अब उसमें कोई भी जहाज को 24 घंटा वहीं रहना है, 24 घंटा क्या, सालों साल उसी में रहना है, पानी के अंदर रहना है। तो ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जो जल्दी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करे। हमारे पास टेक्नोलॉजी था, हमने पूरे विश्व के पास हाथ फैलाया कि मटेरियल दे दो, मटेरियल दे दो, मटेरियल दे दो, किसी ने हमें मटेरियल नहीं दिया। तो कौन काम आए? यहीं के साइंटिस्ट काम आए, यहीं के रिसर्चर्स काम आए। और चूंकि उनको मैटर के बारे में नॉलेज था, उनके स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज था, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज था, उसके लिए चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं उनके लिए नॉलेज था। तो हमें अपने डिजायर के हिसाब से कि ऐसा मटेरियल हमको चाहिए, डिजायरेबल मटेरियल के लिए भी हम लोग केमिस्ट्री का यूज़ करके अपने हिसाब का मटेरियल बना सकते हैं। और वही किया और विश्व का सबसे अच्छा मटेरियल तैयार किया, जिससे हमारा INS विक्रांता बना हुआ है। मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, मैटर को कैसे महसूस कर सकते हैं? टच करके, एयर को फिल करके, है ना, देख करके, देख के भी तो बता सकते हैं कि हाँ ये मैटर है कि नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। छू कर बता सकते हैं, एयर को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो उसको फील कर सकते हैं, स्किन हमारा उसको सेंस कर सकता है। जैसे हवा आ रही है यहाँ से तो फील हो रहा है। ठीक है, तो मैटर का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया गया है? कौन कौन? दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? स्टेट के आधार पर। और केमिकल क्लासिफिकेशन इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप कह सकते हो उसके आधार पर। फिजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन आ जाते हैं? बेसिकली हमारे पास कितने हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 और हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट और प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, टोटल 5 है स्टेट के आधार। हमारे सिलेबस में कितने हैं? 3 हैं। जो नहीं हमारे सिलेबस में, हम उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन? प्योर हो गया और इम्प्योर। इम्प्योर को आप क्या कह सकते हो? मिक्सचर कह सकते हो क्या? मिक्सचर। मिक्सचर को फर्दर कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं? 2 पार्ट में, होमो, हेट्रो। प्योर सब्सटेंस को कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं? 2 पार्ट्स में। कौन कौन? एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट कितने तरीके के? मेटल,
नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ठीक है, कंपाउंड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो जो मैटर है हमारे पास, दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन कह सकते हो और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम उनके स्टेट की बात करते हैं और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और केमिकल में भी कितने तरीके से? दो तरीके से, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर फर्दर कितने पार्ट में? दो तरीके का, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। आगे चल करके आप कोलाइडल वगैरह के बारे में भी सीखोगे, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन सीखोगे। प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो दीज आर क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। लिखिए जल्दी से, नोट आउट। हेडिंग दे दो, फिजिकल स्टेट। ये पढ़ेंगे पहले, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हो गया सबका? सॉलिड। बताओ सॉलिड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फिक्स शेप है। शेप अगर फिक्स हो गया तो वॉल्यूम भी फिक्स ही हो जाएगा। मास तो चेंज नहीं ना होगा। कैसे, कब? मास कब चेंज होगा? जो आप बोल रहे हैं कि अगर हो भी सकता है तो मास कब चेंज होगा? स्टेट चेंज करने पर मास चेंज हो जाएगा। माने 1 kg पानी लिक्विड स्टेट में है और 1 kg पानी को बर्फ़ बना दें तो बर्फ़ क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा? बोल रहे हैं कि अगर मास चेंज हो जाएगा, मास कब चेंज होगा? मास किसके पास है? मैटर के पास है। और मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है? एटम। तो अगर हम मैटर का कोई अमाउंट अपने पास लिए हैं, मैटर का कोई भी अमाउंट हम लिए हैं, हम केवल उसका स्टेट चेंज कर दे रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर बदल करके, कंडीशन, फिजिकल स्टेट जो है या फिजिकल कंडीशन जो है उसको चेंज करके उसके स्टेट को चेंज कर दे रहे हैं। तो क्या हम मैटर को निकाल रहे हैं या उसमें एक्स्ट्रा मैटर डाल रहे हैं? क्या नहीं। तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ और घट रहे हैं क्या? नहीं। और अगर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ और घट नहीं रहे तो उनका मास चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। क्लियर? तो मैटर है तो उसके पास तो मास होगा। मैटर है तो उसके पास मास होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहे। हाँ, शेप बदलने के कारण, शेप बदल सकता है। कोई सॉलिड में है तो शेप बदल सकता है, लिक्विड में है अलग अलग शेप में आ सकता है, और गैसेस में है वो भी कंटेनर का ही शेप ले लेता है, या गैस के पास तो शेप है ही नहीं। बोतल में रहोगे तो बोतल में रहेगा, सिलेंडर में रखोगे सिलेंडर में रहेगा, ठीक ना? तो सॉलिड किसको कहते हैं? जिनका शेप, साइज माने वॉल्यूम दोनों क्या है? सेम शेप, सेम वॉल्यूम। अगर हम कहें तो सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सीधा सीधा शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होगा? डेफिनेट मतलब फिक्स, फिक्स्ड शेप, फिक्स वॉल्यूम होगा। ठीक है? एग्जांपल, ब्रिक्स हो गए, ईंट हो गए, ये पेन, बेंच, टेबल, चेयर, घर की दीवारें जो हैं, ये घर, ये सब क्या है? सॉलिड है। ठीक है? एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं ना है? अरे जरूरत है क्या एग्जाम्पल? लिक्विड। लिक्विड क्या है? सॉलिड। अरे यार, अब यही क्वेश्चन जो है बायोलॉजी वाले सर से पूछना, मैम से। अभी हम क्या दिख रहे तुमको? तुरंत मेरा शेप बदल जाएगा क्या? हम चाह रहे हैं तो कुछ भी हो रहा है, वैसा एक सिस्टम बनाया गया है। लेकिन अगर इस शेप की बात करोगे तो क्या है ये? सॉलिड। अब सॉलिड का मतलब ये नहीं कि एकदम दब ही जाए, नहीं दबे, वो इस मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है। हम लोग लिविंग थिंग्स हैं। क्या है? लिविंग थिंग्स। तो लिक्विड में क्या होगा? इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम कैसा होगा? डेफिनिट। डेफिनिट वॉल्यूम। शेप कैसा होगा? इनडेफिनिट। और वॉल्यूम कैसा होगा इसका? डेफिनिट। और यहाँ पे डेफिनिट शेप होगा और डेफिनिट वॉल्यूम होगा।
तीसरा क्या, गैस। गैस के बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, इनडेफिनिट एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। इनडेफिनिट शेप, इनडेफिनिट वॉल्यूम। इसका ना तो शेप फिक्स है और ना इसका वॉल्यूम फिक्स है। क्लियर? और क्या कह सकते हो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, माने उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगा। और गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई वहां पे अट्रैक्शन नहीं होगा। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सॉलिड और लिक्विड में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कंपैरेटिवली सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा क्या होता है, कम होता है। इसलिए सॉलिड का कोई भी पार्टिकल, कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन को छोड़ता नहीं है, जहां है वहीं रहेगा। इसलिए आप कहते हैं कि सॉलिड रिजिड है। ठीक है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स फ्लो नहीं कर सकते हैं अपना जगह छोड़ने। सॉलिड अपने नेबर्स को कभी चेंज नहीं करते हैं। सॉलिड कभी भी अपना पड़ोसी बदलने को तैयार नहीं है, माने अपना जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। लिक्विड अपने पड़ोसी को बदलने को तैयार हैं, मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं उसके अंदर। लिक्विड फ्लो कर सकता है, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है। गैस के मॉलिक्यूल्स में तो ऐसा चूंकि अट्रैक्शन ही नहीं है, तो उसके मॉलिक्यूल्स फ्री हैं मूव करने के लिए। और गैस के मॉलिक्यूल फ्लो कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। हवा फ्लो होती है कि नहीं, होती है। क्लियर? सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, गैस का मेल्टिंग पॉइंट और लो होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ये यही तय करते हैं स्टेट। स्टेट यही तय करते हैं। क्या होते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? क्यों मेल्ट हो जाता है कोई? हाई टेम्परेचर होने से मेल्ट का है होगा। मोम पहले मेल्ट हो जाएगा, लोहा मेल्ट नहीं होगा टेम्परेचर हाई करने पर, इसलिए तो वो मेल्ट नहीं होगा बहुत हाई टेम्परेचर पर। जब भी किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर पढ़ोगे क्लास 12th में, किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो सब्सटेंस की बॉइलिंग शुरू हो जाएगी और गैसियस स्टेट में चला जाएगा। और जिस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। उसके ऊपर वो लिक्विड रहेगा, उसके नीचे वो सॉलिड। तीन तरीके के हैं, मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। जिसका मेल्टिंग पॉइंट, अगर देखो सॉलिड के लिए बात करना, जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के नीचे है वो आपको लिक्विड स्टेट में दिखेगा। लिक्विड की अगर या सॉलिड की अगर बात करोगे, सॉलिड की अगर बात करोगे तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर होंगे। कमरे के टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट भी है, इसीलिए अभी मेल्ट नहीं किया रूम टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करेगा तो बॉइलिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या होता है, अधिक होता है। ये सॉलिड है, ये इस टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं कर पा रहा है, इसके लिए टेम्परेचर बढ़ाना होगा, मतलब रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या रहेगा, ज्यादा। पानी हमारे पास पहले ही किस स्टेट में है अभी, लिक्विड, मतलब वो मेल्ट कर चुका है, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे है, ठीक है। तो लिक्विड की अगर बात कीजिएगा, तो लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लेस देन रूम टेम्परेचर है, एंड जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन क्या है, रूम टेम्परेचर। क्योंकि जब भी बॉइलिंग होती है तो कोई भी सब्सटेंस किस स्टेट में जाता है, गैसियस स्टेट में, और जब मेल्टिंग होती है तो कोई भी सब्सटेंस किस स्टेट में आता है, लिक्विड स्टेट में। तो कोई सॉलिड से लिक्विड में आ रहा होगा और कोई लिक्विड से गैस में जा रहा होगा, है ना। तो
तो लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे होगा और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अधिक होगा। और गैस की अगर बात कीजिएगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों रूम टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, बिलो होगा। माने वो पहले ही मेल्ट भी कर चुका और पहले ही बॉयल भी कर चुका है, इसीलिए यहां पे किस स्टेट में है, गैस। एक बार अगर कोई बॉयल होगा तो किस स्टेट में जाएगा, और ऑक्सीजन मेरे पास ऑलरेडी अभी गैसेस स्टेट में है, वो मतलब वो पहले ही किसी टेम्परेचर पे क्या कर चुका है, बॉयल कर चुका है, और उससे पहले क्या कर चुका है, मेल्ट कर चुका है। ठीक है, तो इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों जो है वो लेस देन क्या होगा, रूम टेम्परेचर। याद रहेगा, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अधिक होगा और गैस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होगा। ठीक है, जबकि लिक्विड के लिए मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के बिलो और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के एबव। जैसे वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना पढ़े हो, 100 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 25 से अधिक है कि नहीं है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना पढ़े हो, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री 25 से कम है कि नहीं है। क्या दुनिया की हर बॉयल करने वाली चीज आपको जला सकती है, नहीं ना, क्यों, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है 37। अगर हमारे बॉडी में 37 से ज्यादा टेम्परेचर संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो हमें जलन फील होगा, और अगर 37 से कम आएगा तो कैसा, कोल्ड, ठंडा। अब जो 10 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर रहा है और देख के कि वो उबल रहा है और हम डर जाएं कि वो जला देगा, ऐसा संभव है क्या, उसमें हाथ डालेंगे, उस उबलते हुए सब्सटेंस में जो 10 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है उसमें अगर मैं अपना हाथ डाल दूं तो क्या फील होगा, ठंडा। हमारा टेम्परेचर कितना है 37 और वो किस टेम्परेचर पर है, 10 पर है, तो हमारा बॉडी से कम है, कम टेम्परेचर में जाएगा, मेरा संपर्क होगा तो कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। क्लियर है ना, तो हर उबलती हुई चीज हमको जला नहीं सकती है। क्लियर।